नाज़रीन, खबर दोपहर के साथ मैं हूं हिना जुबैर। अब खबरों की तफसील। आज से मरकजी वज़रा जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। जम्मू कश्मीर में 7 रोज़ा आउटरीच प्रोग्राम के तहत आज 3 वज़रा जम्मू आ रहे हैं। इस ताल्लुक से डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अश्विनी चौबे और अर्जुन मेघवाल श्रीनगर पहुंच चुके हैं। 24 जनवरी तक चलने वाले प्रोग्राम में कुल 38 मरकजी वज़रा आने वाले हैं। ये वफ्द जम्मू कश्मीर के अवाम को दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद मिलने वाले फ़वाइद के ताल्लुक से आगाह करेगा। जम्मू कश्मीर में तरक्याती कामों के सिलसिले में लिए गए इक़दामात से भी अवाम को रोशनास करवाया जाएगा। इनिशिएटिव के तहत आज जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा प्रोग्राम, एक हफ्ते का जो आउटरीच प्रोग्राम शुरू होने वाला है। एक हफ्ते तक जो रहने वाला प्रोग्राम है, चलने वाला प्रोग्राम है, वो शुरू होगा आज से। 24 तक ये आउटरीच प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चलेगा, जिसमें 38 मंत्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी के मुख्तलिफ ज़िलों में, डिस्ट्रिक्ट्स में, ब्लॉक्स में, तहसील्स में जाएंगे। वो वहाँ पे लोगों से बात करेंगे। वहाँ जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो रहे हैं, PMDP यानी प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इनिशिएट किए गए हैं, उनका रिव्यू लिया जाएगा। उन पर काम कहाँ तक पहुँचा है उस पर मंथन होगा, उस पर रिव्यू स्टेटस लिया जाएगा। और उसके साथ साथ ऑन स्पॉट जो स्कीम्स हैं, जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं, उन पे जो मंत्री हैं वो वहाँ पे बात करेंगे, उन पर डायरेक्शंस देंगे, जो नई डायरेक्शंस देनी है वो देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें और जो मेजर जो चीज़ होने वाली है वो ये है कि दफ़ा 370 को हटाने के बाद, 35A को हटाने के बाद और जम्मू कश्मीर को जो स्टेट थी उसको यूटी में कन्वर्ट करने के बाद जो लोग इस चीज़ से नाराज़ हैं, जो इस डिसीजन से खुश नहीं हैं, उन लोगों को समझाने की कोशिश की जाएगी मोदी गवर्नमेंट की तरफ से। और जो मंत्री हैं उनको भी प्राइम मिनिस्टर ने निर्देश दिया है कि वो लोगों को समझाएं, उनको ये बावर करवाने की कोशिश करवाएं कि जो डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिए हैं वो लोगों के हक़ में लिए गए हैं। और जो ये दफ़ा 370 है उसके हटने के बाद यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, वहाँ यहाँ पे जो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ लोग हैं उनके लिए अच्छा ही होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये जो आउटरीच प्रोग्राम है ये 24 तक चलेगा। 25 को कहा जा रहा है कि जो 13,000 पंचायत पोस्ट्स हैं जो खाली हैं उसको भरने के लिए प्रक्रिया शुरू होगी। तो उसके बाद जो सेकंड फेज़ होगा आउटरीच का वो फरवरी में स्टार्ट होगा, जिसमें 22 और मंत्री आएंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी जैसे मंत्री भी आएंगे। वो भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी के डिफरेंट एरियाज़ में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, ऑन स्पॉट डायरेक्शन देंगे। तो कुल मिला के एक बड़ा इनिशिएटिव कहा जा सकता है। दफ़ा 370 हटाने के बाद 5 अगस्त के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जो LT की एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो काम किया जा रहा है, उसके बाद ये एक बड़ा फैसला और जो जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करने के लिए भी एक इनिशिएटिव कहा जा रहा है कि ये है, क्योंकि अगर लोगों से बात होगी, लोगों की गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी, तो हो सकता है कि आगे चल के सियासी प्रक्रिया, जो पॉलिटिकल प्रोसेस यहाँ पे शुरू होगा। और हमें ये भी देखना होगा कि बहुत सारे जो नज़रबंद लोग थे जिनको अभी तक हाउस अरेस्ट किया गया था या जेलों में रखा गया था, कुछ लोगों को छोड़ दिया गया, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, और बाकी लोगों को भी छोड़ने की अमल जारी है। नेट भी ऑलमोस्ट कई जगहों पे रेस्टोर हुआ है। तो कुल मिला के जम्मू कश्मीर में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा इनिशिएटिव है और अब आगे देखना पड़ेगा कि जो ये आउटरीच प्रोग्राम है इसका कितना इफ़ेक्ट पड़ता है और किस तरह से ये एक पुल का काम करेगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी के लोगों को जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जोड़ने का, और इसका कितना मुस्बत असर आगे देखा जाएगा। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। देखिए, लोगों से मिलना 370 के बाद जो वहाँ पर विकास का एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही सकारात्मक माहौल शुरू हुआ है, लोगों की ज़िंदगी में एक बदलाव का माहौल शुरू हुआ है, मूड और माहौल लोगों का बेटर हुआ है।
तमाम ये पहला इतिहास का मौका होगा कि इतनी बड़ी संख्या में केंद्र सरकार के मंत्री वहां पर लोगों से संपर्क और संवाद करेंगे। लोगों के सरोकार के प्रति, लोगों की जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, जो अभी तक करप्शन की वजह से उनके हितों को हाईजैक किया गया था, उन सारी चीज़ों पर जो है वो और बेहतर तरीके से उन तक विकास की रोशनी पहुंच सके, वो प्रगति की धारा में का हिस्सेदार, भागीदार बन सके। ये इस सिलसिले में सभी लोग जा रहे हैं। मैं अभी से लोगों को जाना शुरू हुआ है। मैं खुद भी 21 तारीख 22 तारीख को रहने वाला हूं, और भी तमाम सेंट्रल मिनिस्टर्स और वरिष्ठ मंत्री रहने वाले हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़िश्ता शाम जिला बडगाम के चाढूरा में सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया, जो कि अभी भी जारी है। फौज को इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिक़ा इत्तला मिली थी। इसके बाद ही ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जो कि लगातार 24 घंटों से जारी है। इलाके में आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ की भारी नकली तैनात है। और चलिए सीधे रुख करेंगे बडगाम में मौजूद हमारे नुमाइंदे समीउल्लाह का। समीउल्लाह, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ तफसीलात हैं जिस तरह से सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया उसकी? देखिए ना, कल सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मुसद्दिक़ा इत्तला मिली थी चाढरा इलाके में मिलिटेंटों की छुपे होने की, जिसके बाद वहां पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया। 11 बजे के करीब जो है जहाँ पे मिलिटेंटों की खबर थी, उस पूरे इलाके को सील कर दिया गया था और अभी तक 24 घंटे बीत चुके हैं और अभी भी ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जारी है। अगर हम इलाके की बात करेंगे, इलाका रेजिडेंशियल इलाका है, उस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। जो वहाँ के दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको सील कर दिया गया है। किसी को भी वहाँ जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। भारी तादाद में वहाँ पे सीआरपीएफ, आर्मी और पुलिस की नफरी लगी हुई है और डोर टू डोर सर्च वहाँ पे चल रही है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को एक स्पेसिफिक इनपुट मिला था, जिसके बाद उन्होंने वहाँ पे वो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया। जी है ना। जी समीउल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी देने के लिए। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़िश्ता शाम ज़िला बडगाम के चाढूरा में सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया, जो कि अभी भी जारी है। आगे बढ़ेंगे। बर्खास्त डीएसपी देवेंद्र सिंह के सिलसिले में बड़ा इंकशाफ हुआ। 2005 में कुछ मुश्तबा दहशतगर्दों ने देवेंद्र सिंह के साथ जुड़े कुछ राज फाश किए थे। देवेंद्र सिंह का दहशतगर्दों से कनेक्शन सामने आ रहा है। दिल्ली में गिरफ्तार कई मिलिटेंटों ने देवेंद्र सिंह का नाम लिया था। आईबी की टीम देवेंद्र सिंह के बारे में तफ्तीश में मसरूफ है। जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार हुए निलंबित डीएसपी देवेंद्र सिंह मामले की जांच अब औपचारिक तौर पे एनआईए ने ले लिया है। इस मामले में एफआईआर रजिस्टर्ड कर लिया है। अब उसे जल्द ही दिल्ली लाया जाएगा और दिल्ली लाकर पूछताछ की जाएगी। उससे बाकायदा आईबी और रॉ की भी टीम बाकायदा पूछताछ कर चुकी है और आईबी को पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली और एक जानकारी ऐसी मिली है कि साल 2005 में भी देवेंद्र सिंह का नाम कुछ संदिग्ध आतंकियों के साथ जुड़ा था और ये मामला उस वक्त में आया था जब दिल्ली में 7 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी। इस वक्त में मैं आपको कुछ दस्तावेज दिखाना चाहूँगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये दस्तावेज हैं देवेंद्र सिंह से जुड़ा हुआ। देवेंद्र सिंह का नाम से एक जो आप लेटर है बाकायदा, वो आप देख सकते हैं, जो गुलाम मोइनुद्दीन डार के खिलाफ उसके लिए बाकायदा लिखा गया था और उसको एक अपना लेटर भेज करके इसमें देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि पिस्टल और वायरलेस सेट उसको ले जाने की इजाज़त दी जाए और इसके साथ ही तमाम फोर्सों से भी अपील की गई थी कि उसे बिना कोई वेरिफिकेशन के आगे जाने दिया जाए। अब कहानी यहीं से शुरू होती है। ये गुलाम मोइनुद्दीन डार कौन है उसके बारे में मैं बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं हमारे साथ में एक केस रजिस्टर्ड हुआ था। एक केस रजिस्टर्ड हुआ था जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी MI के द्वारा एक इनपुट दिया गया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें से एक थे हाजी गुलाम मोइनुद्दीन डार। ये वही आदमी है जो जिसका कहा जा रहा था उस वक्त में कि उसका आतंकी संगठन हिजबुल के साथ में वास्ता है। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद कई और जो संदिग्ध आतंकी थे उसके पास से AK-47 समेत कई हथियार मिले थे। इसके साथ ही यह पूरा डॉक्यूमेंट देख सकते हैं और ये FIR का डिटेल है। और इसके साथ ही आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि जो तमाम जो लोगों की गिरफ्तारी हुई थी ये उसके नाम है साकिब रहमान, मसूद, बसीर अहमद और इसी में कई ऐसे लोगों की हाजी गुलाम मोइनुद्दीन, ये आप देख सकते हैं जो चौथा नंबर है। इसके साथ ही इससे जुड़े हुए तमाम जो एलिगेशंस हैं वो देख सकते हैं। तो इस मामले पर जो सबसे बड़ी बात निकल के सामने आ रही है कि जो दस्तावेज है, जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज ये बताया जा रहा है, ये दस्तावेज का वास्ता जो बताया जा रहा है कि जिस तरह से एक संदिग्ध आतंकी को उन्होंने एक खत लिख करके एक बाकायदा उसे कहीं भी अपने आर्म्स और इसके साथ ही अपने वायरलेस सेट ले जाने की इजाज़त दी गई थी, वो कहाँ तक सही था। ये वायरलेस सेट
जबकि ये प्राइवेट आदमी है और प्राइवेट आदमी पे को वायरलेस ले जाने की और पिस्टल ले जाने की इजाज़त उस वक्त में दिया गया था। अगर इस मामले पर उस वक्त में पुलिस अगर सतर्क होती तो निश्चित तौर पे इस मामले पर आज देवेंद्र सिंह के पहले ही कार्रवाई होती। तो एक तरह से कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि काफ़ी संदिग्ध मामला है। जब देवेंद्र सिंह को यहाँ पर एनआईए की टीम लेकर आएगी तो निश्चित तौर पे इस मामले पे भी पूछताछ होगी कि आखिर चूक कहाँ हुई, क्योंकि इस मामले की जानकारी उस वक्त में भी जम्मू कश्मीर की पुलिस को औपचारिक तौर पर दी गई थी। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली में इंतखाबात की सरगर्मियां जारी हैं। बदरपुर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राम सिंह नेता ने कांग्रेस पर हमला बोला। न्यूज़ 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ दफ्तरों तक महदूद होकर रह गई, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। उन्होंने कहा कि उनकी तरजीह होगी कि इलाके में जो काम अधूरे रह गए हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। की शुरुआत हो चुकी है और हम पहुंचे हैं बदरपुर विधानसभा इसलिए अहम है कि यहां पर एक नहीं बल्कि दो राम हैं और हमेशा उनकी टक्कर होती रही है। हमारे साथ मौजूद हैं राम सिंह नेता जी। पहले उन्होंने कांग्रेस से किस्मत आजमाई थी, लेकिन इस बार ऐन मौके पर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं और आम आदमी पार्टी ने भरोसा भी जताते हुए उनको टिकट दिया है। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, एक बार फिर से जो है आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। धन्यवाद आपका। नेताजी, आपने पार्टी बदली, लेकिन इस सब के बीच क्या मुद्दे होंगे जो लेकर के आप इस बार चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक लहर दिख रही है वो अपनी जगह है। मैं मुद्दे लेके लड़ूंगा। मैं इस पार्टी में इसलिए गया कांग्रेस को छोड़ के कि कांग्रेस तो अब सिर्फ प्रदेश दफ्तर में रह गई। कांग्रेस बाहर नहीं है, जनता में कांग्रेस नहीं रही है। और केजरीवाल जी, माननीय केजरीवाल जी दिल्ली में बहुत विकास के काम कर रहे हैं और मैं विकास के लिए लोग मुझे पहचानते हैं। मेरा टारगेट सबसे पहले अपनी बदरपुर की विधानसभा में जो सीवर का काम लटका हुआ, क्योंकि सर्वे हो चुका सारा, तो अनऑथराइज कॉलोनी और सब गांवों में सीवर डालने का काम। दूसरा जो नहर पार ओजोन का बहुत बड़ा मुद्दा है, जहां हमारे लोग बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, उस काम को जड़ से अब के हम समाप्त करेंगे। ये मेरा उद्देश्य है। आपके मुकाबले में हमेशा दूसरे एक राम रहे हैं। जब दूसरे रामवीर सिंह बिधूड़ी की बात आती है तो वो भी अपने आप को विकास पुरुष कहते रहे हैं। वो अपने आप को विकास पुरुष कहते जरूर हैं, परंतु उन्होंने आज तक विकास क्षेत्र में नहीं किया। जितने भी काम क्षेत्र में हुए, आप मौके पे चले जाइए, एनटीपीसी की दीवार पीछे करियो, खानों में के अंदर मट्टी भर के स्कूल बनाने का काम हो, नहर के ऊपर पुल बनाने का काम हो, ओमनगर में बिजली का ग्रिड बनाने का काम हो, जैतपुर में स्कूल बनाने का काम हो, और जितने स्कूल हो उनमें कमरे बनाने का काम हो, या अनऑथराइज कॉलोनी में रोड हो, पानी हो, ये सारी व्यवस्था मैंने की है। आखिरी सवाल, आप चुनाव में जा रहे हैं, 8 तारीख को वोट डाले जाएंगे और उसके बाद नतीजे भी आ जाएंगे। जनता से, आम जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि भाई माननीय एक वोट आपकी माननीय केजरीवाल जी को जाएगी, और आप मुझे अगर यहां से मौका देंगे तो मैं क्षेत्र का विकास और 36 बिरादर को साथ लेकर चलूंगा और सबका सम्मान करूंगा। और आप मेरे सम्मान को जानते, मेरे यहाँ गरीब अमीर सब बराबर एक साथ बैठते हैं। तो ये थे राम सिंह नेताजी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा उनकी प्राथमिकता होगी सबको साथ लेकर चलेंगे। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। 97 साला एक खातून राजस्थान के पंचायती चुनाव में सरपंच मुंतखब हुई हैं। जिला सीकर के पुरानवास ग्राम पंचायत चुनाव में विद्या देवी मुंतखब हुई। विद्या देवी ने अपनी करीबी हरीफ आरती मीणा को 207 वोटों से शिकस्त दी। विद्या देवी को 843 वोट मिले और विद्या देवी अपनी जीत पर बेहद खुश नजर आईं। गांव की जीत है, मेरी की जीत है, गांव की बस्ती माता की जीत है। और यह करेगी देखो, वो सब कुछ हो जाए, सब कुछ हो जाए, और बस्ती माता मेरी तो है। और सारा गांव की मैं तो हूँ, और मेरा से बढ़ेगा 100 गांव का भला करूँगी। क्या क्या रहेंगे आपके? क्या क्या करेंगे? पहले तो गांव की सफाई है, दूसरी ये जगह के लिए पानी का सोचेगा, और तीसरा आप पेंशन करा दूंगा।
शाहीन बाग की तर्ज पर ही लखनऊ में भी एहतजाज जारी है। शहरियत कानून के खिलाफ कल दोपहर से घंटाघर के पास खवातीन धरने पर बैठी हैं। धरने पर बैठी खवातीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फौरी शहरियत कानून को वापस ले, वरना धरना जारी रहेगा। नाज़रीन, एहतजाज का सिलसिला जो है वो शदीद होता जा रहा है। ये एहतजाज आप देखते हैं कि ख़वातीन के साथ बच्चे भी इस एहतजाज में शामिल हो रहे हैं, भले ही उन्हें ना पता हो कि CAA क्या है, लेकिन जो कुछ भी उनकी तरबियत की जा रही है, तालीम उन्हें दी जा रही है, उसकी बुनियाद पर उनके जज्बे भी देखने लायक हैं, सुनने लायक हैं। आपका नाम क्या है बेटे? मेरा नाम शाह अब्दुल्ला है। शाह अब्दुल्ला, क्या कहना चाहते हैं आप? हमने देखा कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, किस अंदाज से आप अपने बात कहेंगे, अपने ख्याल जाहिर करेंगे, हमें बताइए आप। मैं एक नज़्म पेश करके आप लोग को दिखाता हूँ। फ़कत ये मैं नहीं कहता, सभी इंसान कहते हैं। फ़कत ये मैं नहीं कहता, सभी इंसान कहते हैं। मोहब्बत भाईचारे की निराली शान कहते हैं। मोहब्बत भाईचारे की निराली शान कहते हैं। कोई ज़मज़म पिलाता है तो कोई गंगा का पानी, कोई ज़मज़म पिलाता है तो कोई गंगा का पानी। इसी संगम को अब्दुल्ला हिंदुस्तान कहते हैं। इसी संगम को अब्दुल्ला हिंदुस्तान कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इसी संगम को अब्दुल्ला हिंदुस्तान कहते हैं। आप देखना है कि गंगा जमुना के हवाले से कौमी यकजहती के पैगामात दिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ख़वातीन के साथ बच्चे भी अब एहतजाज करने के लिए मैदान में उतर आए हैं। तो जाहिर है कि ये वो लम्हा है जिस लम्हे को तारीख़ मुरतब कर रही है, जो लम्हा तारीख़ में महफूज हो रहा है। और ये कहा जाता है कि जब बहालत मजबूरी ख़वातीन सड़कों पर उतर आएँ, एहतजाज के लिए मजबूर हो जाएँ, मुजाहरों के लिए मजबूर हो जाएँ और उन ख़वातीन के साथ मासूम बच्चे भी सड़कों पर उतर आएँ, तो मंजरनामा ज़रूर बदलेगा। और इन लोगों का भी यही यकीन है कि जैसे जैसे ये एहतजाज आगे बढ़ेगा, मुजाहरा आगे बढ़ेगा, हुकूमत जागेगी, हुकूमत बेदार होगी, उनकी आवाज़ उन ऐवानों तक पहुँचेगी जो शायद अभी तक उनको सुन नहीं पा रहे हैं या सुन के जानबूझकर नज़रअंदाज कर रहे हैं। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। ख़वातीन बैठी हैं तो वो अपने हक़ के लिए बैठी हैं। आज जिस तरीके से ये एक्ट आया वो पूरी तरीके से संविधान विरोधी है, तो इसको सरकार को वापस लेना चाहिए और इन औरतों की, इन मासूम बच्चों की आवाज़ को सुनना चाहिए जो रात से ठंड में इतना कोहरे में भी सब बैठे रहे। तो हम लोग चाहते हैं कि ये जिस तरीके की सरकार भाईचारे को मिटाने वाले और जो हमारी संस्कृति है उस ताने बाने को मिटाने का काम करा जा रहा है, उसको जोड़ने का काम करे, तोड़ने का काम ना करे। तो देखिए, पूरे देश के अंदर जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की राजनीति अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही की है, कभी छात्रों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव हुआ, कभी किसी संस्थान में रोहित वेमुला मारा गया तो किसी संस्थान से नजीब गायब हुआ। आप ये देखिए कि पूरे देश के अंदर एक ऐसा काला कानून लाया गया जिससे पूरे देश में जो बेरोजगारी के सवाल उठ रहे थे, जो महिलाओं के साथ जो असुरक्षा की भावना है, जो बलात्कार हो रहे हैं, उन पे जो सवाल उठ रहे थे वो सवाल पूरे डाइवर्ट हो चुके हैं। आज CAA जैसे फर्जी कानून ला करके, काले कानून ला करके देश की राजनीति को भटकाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और हम ये मानते हैं कि पूरे देश के अंदर ये काला कानून अगर लागू होता है तो देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को खतरा है। उसके खिलाफ आज जिस तरह से काले कानून के खिलाफ यहाँ पर महिलाएं इकट्ठा हुई हैं, और सिर्फ यही नहीं, पूरे देश के अंदर आप ये देखिए कि ये पहली बार आज़ादी के आंदोलन के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि काले कानूनों के खिलाफ, सरकारों से बगावत करने के खिलाफ महिलाओं ने आंदोलन की बागडोर को अपने हाथ में ले लिया है और जगह जगह शाहीन बाग बन रहा है, जगह जगह शाहीन बाग की तर्ज पर महिलाएं इकट्ठा हो रही हैं। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ कर्नाटक असेंबली के इजलास में JDS एहतजाज करेगी। बेंगलुरु में साबिक वज़ीर आला और JDS के रियासती सदर HD कुमारस्वामी ने मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात के बाद कहा कि उनकी पार्टी शुरू से ही शहरियत कानून की मुखालिफत करती रही है। हाल ही में कुमारस्वामी ने कर्नाटक के साहिली शहर बेंगलुरु में हुई पुलिस फायरिंग और एहतजाजियों पर हुए लाठीचार्ज की CD जारी की थी। उनका कहना है कि बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए।
मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों ने कुमारस्वामी से हुई इस मुलाकात को इत्मीनान बख्श करार दिया। Demand will be to suspend those officers who have attacked innocent people in that issue. नहीं इंशाल्लाह हमें जब तक उन्हें वापस नहीं लेते हैं हमें तो छोड़ने वाले नहीं, आखिरी दम तक हमें लड़ेंगे। किसी हालत से भी हमें NRC, CA, NPR तीन को भी हमें रिजेक्ट करेंगे। क्योंकि एक साबिक़ वज़ीर आला है और एक सेकुलर पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनसे हमने समझा कि हम दूसरों से भी मुलाकात करेंगे। तो उनसे एक मुलाकात हुई, फिर उसके बाद जॉइंट एक्शन कमेटी ने वही जो कुछ भी इस वक्त देश के हालात हैं, मुल्क के हालात हैं, उसको सामने रखने के बाद उन्होंने भी कहा कि जी बिल्कुल सही है, इस वक्त सारे इश्यूज़ को डाइवर्ट करने के लिए सब किया जा रहा है। वो साबिक़ वज़ीर आला कुमारस्वामी यहाँ पे आए हुए थे, वो अपनी बात में कहे कि जो है ये हिंदू मुस्लिम का मसला होने नहीं देंगे, वो भी जो है अपने पार्टी के लोगों को एक्टिवेट करेंगे और इसको जो अवामी तहरीक होएंगे तो हिंदुस्तान की हिफाजत हमें कर सकते हैं। उन्होंने जो यहाँ पे जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से कोशिश हो रही है टू ब्रिंग एवरीबडी ऑन अ सेकुलर प्लेटफॉर्म, चाहे वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, उन्होंने इसमें मुबारकबाद पेश की और उन्होंने भी हमारा साथ देने की और पूरा ताउन साथ रहने की कोशिश, मतलब उसका साथ देने का वादा किया है। कई सारे इश्यूज सबसे अहम तो हम लोगों ने उनसे डिस्कस किया कि पुलिस परमिशंस का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन्होंने बोला है कि पुलिस परमिशंस का अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरा उसमें सपोर्ट रहेगा। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होगा, कोई भी सेक्युलर चीज़ के लिए आपको रोका जाएगा तो मैं हर हमेशा आपके साथ हूँ बोल के उन्होंने वादा किया है। NRC और शहरियत कानून के खिलाफ कोलकाता के पार्क सर्कस में एहतजाज जारी है। आज खवातीन ने एक नई मुहिम शुरू की। इस मुहिम के तहत सदर जमहूरिया को पोस्ट कार्ड भेजे जाएंगे और शहरियत कानून को वापस लेने की अपील की जाएगी। कॉरपोरेशन की जानिब से पार्क सर्कस मैदान में धरने पर बैठी खवातीन के लिए टेंट लगाने का काम भी शुरू हो गया है। शाहीन बाग में शहरियत कानून के खिलाफ आज धरने में बच्चों ने एक ड्रामा पेश किया। ड्रामे के जरिए शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया गया। ड्रामा देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ मौजूद थी। वाज़ेह रहे कि यह खवातीन का धरना जारी है। इस धरने को पूरे मुल्क में मकबूलियत मिली है। फिल्मी हस्तियां, मशहूर शख्सियात और दीगर मकबूल अशखास धरने में शरीक हो रहे हैं। तब हक की मांग से उठो, जन प्रतिशोध का लो, सत्ता की मूरत कुरेद ले, फिर जन्मा दो मित्रों। हो 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 तू आया हो खाना टिकलाया हो लोगों जल्दी आओ, आगे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आधे है ये लोग तक, इनमें आधे वो है जो या तो अपने मत तक पहुंच ही नहीं पाते या फिर अपना मत। तुमने कौन सा ली है? ऑरेंज। और तो कितना स्ट्राइकिंग है। दिल्ली में पुलिस को किसी भी शख्स को हिरासत में लेने का इख्तियार दे दिया गया है। LG अनिल बेजल ने इस ज़िम्न में अहकामात जारी कर दिए हैं। किसी भी मर्द या औरत को बगैर मुकदमा दर्ज किए गिरफ्तार करने का हक दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अमूल्य पटनायक को दे दिया गया है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत पुलिस की किसी भी फर्द को गिरफ्तार करने के लिए आज़ाद होगी। दिल्ली में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुजाहरों के दौरान पुलिस को दिए गए ताज़ा इख्तियारात की अहमियत काफ़ी बढ़ गई है। 18 अप्रैल तक दिल्ली पुलिस को इस तरह के गैर मामूली इख्तियारात हासिल रहेंगे। NSA के तहत किसी भी ऑफिसर को गिरफ्तार करने का पुलिस को इख्तियार हासिल रहेगा। NSA के तहत बगैर मुकदमा चलाए किसी भी शख्स को 1 साल तक कैद रखा जा सकता है। और अहम खबर मुंबई से, जहां मुंबई में महाराष्ट्र के आज़मीन हज के लिए कुरानंदाजी हुई। रियासती वजीर नवाब मलिक के हाथों कंप्यूटराइज्ड हज कुरानंदाजी हुई। सबसे अहम बात यह कि गैर महरम खवातीन के लिए 31 सीटें यहाँ महफूज हैं। 70 साल से ज़्यादा उम्र के आज़मीन हज के लिए 1910 सीटें महफूज हैं। 10,408 आज़मीन हज के लिए यहाँ
कुरानंदाजी की गई है। 2021 तक पुणे एम्बार्केशन पॉइंट से मगरबी महाराष्ट्र के आज़मीन को फराहम की जाएगी परवास की सहूलियात। अक़लियती उमूर के काबीनी वज़ीर नवाब मलिक ने इस बात का ऐलान किया है। तो मुंबई में महाराष्ट्र के आज़मीन हज के लिए कुरानंदाजी, रियासती वज़ीर नवाब मलिक के हाथों कंप्यूटराइज्ड हज कुरानंदाजी हुई है। गैर महरम ख़वातीन के लिए 31 सीटें मौजूद हैं। 70 साल से ज़्यादा उम्र के आज़मीन हज के लिए 1910 सीटें महफूज है। 10,408 आज़मीन हज के लिए हज की कुरानंदाजी हुई है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में लीबियन अरब आर्म फोर्सेस के कमांडर जनरल खलीफा हफ्तर और उनके हामियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा हुआ। त्रिपोली के शहीद चौक पर हजारों मुजाहिरीन जमा हुए। उन्होंने हाथों में बैनर और पोस्टर उठा रखे थे जिन पर खलीफा हफ्तर के खिलाफ नारे लिखे थे। मुजाहिरीन ने खलीफा हफ्तर को शैतान का नुमाइंदा बताया जिसके हाथ हमारे खून से सने हुए हैं। मुजाहिरीन ने लीबिया में क़याम अमन के लिए होने वाले मुज़ाकरात में खलीफा हफ्तर की शमूलियत की मुखालफत की। जर्मन की चांसलर एंगेला मर्केल ने इतवार के रोज़ बर्लिन में लीबिया में क़याम अमन के सिलसिले में आलमी लीडरों की मीटिंग तलब की है। खबरों में इतना ही। आदाब। न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली।